नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ऑनलाइन गेम ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। भांजे ने ऑनलाइन गेम में मामा के लाखों रुपए लगा दिए और इस बात की मामा को भनक तक नहीं लगी। कलयुगी भांजे ने मामा को भी ठग लिया। भांजे की इस करतूत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 16 लाख रुपए तो निकला, लिए हमसे खाता खाली हो गया। मतलब 22 तक के लगभग 72 लाख के लगभग मैंने राशि निकाल ली चारों माह। ऑनलाइन गेम ने किया बर्बाद। भांजे ने मामा को ठगा। ठगों से आप भी रहे सतर्क। ऑनलाइन गेम के विषय में तो आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन इस ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई हाई फाई लोग नहीं हैं, गांव के भोले भाले किसान हैं। जिनके साथ इनके ही भांजे ने धोखा कर दिया। मामा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने भांजे ने उनके साथ ऐसा कर दिया। माँ के जब हमारे एटीएम से सुराग ले गया, वो एटीएम से उसने पैसे निकलाए। हमने हमारे बच्चे की शादी थी इसलिए हमने देवन गया था। आप चारों लोग मजदूरी करते? चारों भाई मजदूरी करते। नंबर से हमने खाता चेक कराया था, हमारा चारों भाई का खाता साफ मिला। तो कितना पैसा होगा चारों का? चारों का पैसा हमारे 72,50,000 रुपए थे। इन पीड़ित लोगों का दुख आपने सुना है, जिनके साथ ठगी हुई है। पीड़ित किसान ने बताया कि दौसा के धनावड़ गांव के रहने वाले 4 भाइयों की जमीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अधिग्रहण हुई थी। 2019 में चारों भाइयों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। करीब 73 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा थी, जिनमें से 72 लाख रुपए मामा और 2.5 लाख रुपए मामा की लड़की के खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। भांजे ने मामा के एटीएम चुराकर और अपने मोबाइल में फोन पे चलाकर यह ठगी की। 3 साल में उसने 4 खातों से 75 लाख रुपए निकाल लिए। मामाओं के 72 लाख रुपए समेत कुल 1 करोड़ 91 लाख रुपए वो ऑनलाइन विंडो गेम में हार गया। वो ऑनलाइन गेम में हार गया। अगर बेटी की शादी नहीं होती तो भांजे की करतूत का मामा को शायद कभी पता नहीं चलता। एक मामा जब अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है। उनका भांजा जो पढ़ा लिखा था, ये लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका भांजा उनसे एटीएम ले गया चुपके से। उनको मामाओं को पता नहीं चला और उन में से धीरे धीरे एटीएम फोन पे से सारे पैसे निकाल लिए। ऑनलाइन गेम की आदत ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इन पीड़ित किसान का दर्द अब कौन समझेगा, जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवा दी और पैसे भी। लेकिन इन सब के बीच भांजे का धोखा तो है ही, लेकिन ऑनलाइन गेम की लत आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सावधान रहिएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। प्रदेश के नए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज पदभार ग्रहण किया। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद आज सचिवालय में मंत्रालयिक भवन पहुंचकर रावत ने परिवार के साथ विशेष पूजन अर्चना के बाद पदभार संभाला। सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आम जनता से जुड़ा विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वो बोले कि पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये विभाग सीधे तौर पर किसान और आमजन से जुड़ा है। मंत्री सुरेश सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने, लेकिन फिलहाल कुछ और खबरें आइए दिखाते हैं आपको। एसएमएस हॉस्पिटल में कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगने के बाद कोल्ड रूम पूरा जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना का पता चलने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लैब का विजिट किया। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट से होना सामने आया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाएंगे और कमेटी का गठन भी कर दिया गया है।
मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी शिविर में शिरकत की। इस दौरान डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सुना। इस मौके पर कई लोग अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंचे, जिसके बाद मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज से लाभार्थियों से संवाद किया। आज सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत मुंडला में आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में लाभार्थी संवाद का प्रसारण किया गया। शिविर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिविर में आए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर वंचित पात्र को लाभान्वित करना है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम सब मिलकर पूरा करेंगे। गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर जनता का फैसला सबके सामने है। 5 जनवरी को बम्पर वोटिंग करने वाली जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर पर भरोसा जताया है। करीब 8000 से ज्यादा वोटों से रुपेंद्र कुन्नर ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल टीटी को मात दी है। करणपुर की जंग जीते कुन्नर। ये राजस्थान की जनता की जीत तक श्रीकरणपुर के लोगों ने बता दिया कि जो गलती आम चुनाव के वक्त हुई, राजस्थान की जनता उस गलती पर चलने वाली नहीं है। समर्थन के लिए जनता को कहा शुक्रिया। कानपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। प्रदेश की सत्ता से रुखसत हो चुकी कांग्रेस के लिए श्रीकरणपुर सीट पर बम्पर जीत ने पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कांग्रेस उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र सिंह टीटी को 11,000 से अधिक मतों से मात दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया गया। जनता ने नकार दिया, बता दिया कि आप मंत्री बना सकते हो, विधायक तो जनता ही चुन के भेजती है। और सीधी सी बात है, जितने मुद्दे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने वाले थे, वो सब मुद्दे होते हुए आज ये चुनाव हम जीते। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से जीतने वाली है। करणपुर में पूरी जिस तरह जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, और पार्टी के हमारे लोग जिस मजबूती से और जिस ताकत से काम में लगे थे, उससे आपको लगेगा कि पूरे राजस्थान में पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी तैयारी है और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और 25 की 25 सीट हम कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं की खुशी को बयां कर रही हैं। कहीं पटाखे फोड़े गए तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। कहीं कार्यकर्ता जीत की खुशी में थिरकते नजर आए। लेकिन आकर्षण का केंद्र रही जीत के बाद सामने आई रुपेंद्र सिंह कुन्नर की ये तस्वीर, जिसमें वो गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर घुटनों के बल बैठकर जनता को जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। कानपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर, क्यों आज जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, तो ये चुनाव कानपुर की जनता लड़ रही थी और जनता जीत रही। सभी ने मन बना लिया था भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को, जो पिछले 40 सालों से जो भाईचारा प्रेम है, जो उनके ईमानदारी से काम किए, उनको वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का मन बनाया हुआ था। ऊपर से जो चलते चुनावों में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए, संविधान को ना मानते हुए, जो इन्होंने लोगों को डराने का, बरगलाने का काम किया, जनता में उसके प्रति भी बहुत रोष था और उन जनता ने आज जवाब दे दिया है। और उसका जवाब पूरा हिंदुस्तान में मैसेज गया है, अभी लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत रुपेंद्र सिंह कुन्नर की जीत की बधाई दी, साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है, और जिस प्रकार
उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की कानपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह कुन्नर को इस सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कुन्नर के सामने खड़ा किया। इतना ही नहीं, जीत की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव नतीजों से पहले मंत्री बना दिया था, लेकिन सहानुभूति की लहर के सामने बीजेपी की रणनीति बिखर गई। श्री करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। चुनाव हार गई, वहां पर सरकार होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी इसके कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। करीब 1 महीने पहले ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी के लिए श्री करणपुर सीट हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये जीत एक संजीवनी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए चुनावों के दौरान ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह देकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला, लेकिन करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इसे एक सिरे से नकारते हुए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा की ओर भेजा है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। और एक आतंकी से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ हो रही है। पूछताछ में आतंकी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्र के मुताबिक मट्टू पहले भी दिल्ली आ चुका था और उस स्लीपर सेल की संपर्क में था। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल नेटवर्क को खड़ा करने और नए रिक्रूटमेंट करने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उस नेटवर्क को खड़ा करने के मकसद से ही वो पहले भी दिल्ली आ चुका था। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आतंकी से पूछताछ में दिल्ली में जो गिरफ्तार हुआ है हिजबुल आतंकवादी जावेद मट्टू, अब स्पेशल सेल की पूछताछ लगातार उससे हो रही है। खुलासे भी हो रहे हैं, सामने आ रही हैं नई नई बातें। पूछताछ के दौरान आतंकी मट्टू ने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए हैं। हनुमानगढ़ के मल्लड़खेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र से अध्यापक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित 7वीं कक्षा के छात्र ने आज अपने पिता और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के साथ जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की और अध्यापक पर कार्रवाई की मांग रखी। जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को मामले की जांच के आदेश दिए। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि पूर्व में भी अध्यापक ने छात्र से मारपीट की थी और अब फिर से अध्यापक ने छात्र से मारपीट की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने भी मामले की जांच की बात कही है। ये सकरिया क्षेत्र में मल्लड़खेड़ा गांव है, वहां पे राजकीय विद्यालय में एक टीचर द्वारा एक 7वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चा शिव है, उसके साथ मारपीट का मामला सामने है। और शिव के पिता ने बताया कि पूर्व में भी इसी टीचर द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई थी। उस टाइम कान का पर्दा फट गया था, तो गांव के लोगों ने और समझाइश करने के बाद ये मामला इन्होंने भी एक शिक्षक मानते हुए मान लिया था, लेकिन बार बार ये घटना आ रही है। तो आज ये कलेक्टर महोदय से भी मिले हैं। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में स्थित एक बैंक में 2 महिलाओं द्वारा एक किसान के थैले में धारदार हथियार से थैला काटकर 1 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान शिवराम गुर्जर निवासी कोटरा ने बताया है कि उसे घर पर किसी काम के चलते रुपयों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने बैंक में चेक लगाकर रुपए काउंटर से ले लिए। जैसे ही किसान ने रुपए अपने थैले में रखे तो वहां पर मौजूद 2 महिलाओं ने थैले को नीचे से किसी धारदार हथियार से काटकर थैले में रखे 1,04,000 रुपए चोरी कर लिए। की रहने वाले हो? क्या नाम है सर? शिवराम गुर्जर मेरा नाम। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? समस्या में पैसे निकालने आया था। कितने पैसे निकाले थे आपने? 1,04,000। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? बस काउंटर पे से ही मेरे पैसे
मैंने थैली में रखी थी और काउंटर पर ही मेरे पैसे निकाल लिए, काउंटर से चिक नहीं पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आज से 4 दिनों की भूख हड़ताल पर चली गई है। लगभग 150 रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये सभी 150 रेलवे कर्मचारी बृहस्पतिवार तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। इनका कहना है कि फिलहाल ये 4 दिनों की भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो फरवरी में ये रेलों के पूरे देश में चक्के जाम करेंगे। आज हड़ताल का पहला दिन है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी। जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 8 से 11 जनवरी को जो क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है आज शुरू हो गया है। जयपुर में यहाँ पर करीब 50 कर्मचारी विभिन्न संगठनों के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम यानी कि देशव्यापी हड़ताल करने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। पहले निर्माण कार्य और अब कोहरे के चलते ट्रेनों के रद्द होने के सिलसिले रुक ही नहीं रहे। हालांकि रद्द होने के बाद अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मौसम की वजह से रद्द होने का फैसला अंतिम समय में हो सकता है, लेकिन निर्माण कार्यों के चलते रद्दीकरण के फैसले के मामले में अब रेलवे बोर्ड ने दखल दिया है और सभी जोन को निर्देश दिए हैं कि अचानक रद्दीकरण से यात्रियों को परेशानी होती है, लिहाजा इसे अनुशासन के साथ किया जाए। रेलवे ने रेलों के रद्दीकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधारभूत संरचना का विकास रेलवे का एक मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य को काफ़ी शीघ्रता से कर रही है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश में हमारा फोकस ये है कि कैसे हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम जैसे कि डबलिंग का काम हो रहा है, यार्ड रिमॉडलिंग का काम है, गेज कन्वर्जन का काम है, इनको हम प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर सकें। प्रायः यह होता है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य कारण से गाड़ियों का रद्दीकरण होता है या आंशिक रद्दीकरण होता है या मार्ग परिवर्तित होता है। डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान पर चल रही जैन प्रीमियर लीग जेपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। फाइनल मैच में धनपाल रॉयल्स ने गजराज राइडर्स को 36 रनों से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। फाइनल मैच के बाद लक्ष्मण मैदान पर समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने बतौर अतिथि समापन समारोह में शिरकत की। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोच राजेश भाई को भी बहुत बहुत बधाई। आज नवयुवक मंडल डूंगरपुर द्वारा आयोजित 12वीं बांसवाड़ा जानामेड़ी में पुजारी की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। दरअसल 22 दिसंबर को सदर थाना क्षेत्र के जानामेड़ी में पुजारी रणछोड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम सिर्फ रामनगरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। देश के कोने कोने से लोग अपने आराध्य के लिए पूजा कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए सौगात देने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक 2100 किलो का विशालकाय घंटा रामलला के मंदिर को भेजा जा रहा है, जिससे निकली ओम की गूंज पूरी अयोध्या में गूंजेगी। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा घंटा हुआ तैयार। राम के मंदिर में लगेगा 2100 किलो का घंटा। मीलों तक गूंजेगा मंदिर का विशालकाय घंटा। भगवान राम के मंदिर के लिए
देश के कई हिस्सों से सामान पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा में तैयार हुआ ये विशालकाय घंटा अयोध्या पहुंचने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को चार चांद लगाने वाले इस 2100 किलो के घंटे की धूम मची है। राम मंदिर में लगाए जाने वाला ये घंटा कई मायने में बेहद खास है। भव्य राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का ये विशालकाय घंटा बनकर तैयार है। इसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में बनाया गया है। ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घंटा है और ये हम सभी जलेसर वासियों का, एटा वासियों का, संपूर्ण ब्रज प्रांत का ये सौभाग्य है कि अयोध्या में ब्रज की यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी का घंटा वहाँ पर बजेगा। बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसका फल में आज मिलने जा रहा है कि हमारी मिट्टी का घंटा श्री अयोध्या धाम में लटकने जा रहा है और ये पूरे जनपद के लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। अयोध्या में तैयार भव्य और दिव्य राम मंदिर के सौंदर्य में उस वक्त चार चांद लग जाएंगे जब ये भारी भरकम घंटा राम लला के मंदिर में शोभित होगा। भगवान राम के मंदिर में लगने वाले इस घंटे को भट्टियों में दबाकर कई धातुओं को तराश कर बनाया गया है। ये घंटा भारत के किसी भी मंदिर में लगने वाला सबसे बड़ा घंटा है और ये घंटा सिर्फ विशालकाय ही नहीं बल्कि कई अनोखी और अलग खूबियों को समेटे हुए है। यही वजह है कि घंटा कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा और कई नए आयाम भी गढ़ेगा। इस भारी भरकम घंटे का वजन 2100 किलो है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। इसे तैयार करने के लिए 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया। इस घंटे को तराशने में 400 कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया। इसे बनाने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। घंटा बनकर तैयार हो चुका है और ये हमारे लिए जलेसर नहीं जिले के नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे जलेसर जैसे छोटे कस्बे से हमारी मिट्टी की खासियत, जिस मिट्टी की खुशबू की वजह से ये घंटा जाना जाता है, पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में धमक है इस मिट्टी की, जिसके कारण इस घंटे की गूंज सब जगह सुनाई देती है। ये घंटा वहाँ अयोध्या धाम की पावन धरती पर लगने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे परिवार और हमारे जलेसर के लिए हो नहीं सकता। ये युगों तक जाना जाएगा कि जलेसर का नाम वहाँ लिख गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सेवा भाव है। ये जलेसर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। कितना वेट है घंटे का? ये घंटा 2100 किलो का तैयार किया गया है। एटा में तैयार हुए इस विशालकाय घंटे को बनाने का काम आसान नहीं था। इस वजनदार घंटे को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया गया, जो लकड़ी और एल्यूमिनियम का होता है। इसके बाद मिट्टी तैयार की गई, जो सबसे अहम है क्योंकि कहते हैं कि जलेसर की मिट्टी में वो खनक और खुशबू है जो कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि राम मंदिर में लगने वाले घंटे को बनवाने के लिए इस जगह को चुना गया। हमारी मिट्टी से अष्ट धातु जो घंटा बनने जा रहा है, बन के जो तैयार होके और जो अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहा है, तो गौरवशाली है। और पूरा जनपद एटा, पूरा क्षेत्र एक खुशी के मारे इतना उत्साह है कि केवल जलेसर की मिट्टी से बना हुआ घंटा हमारे अयोध्या बन लगेगा तो कितने सौभाग्यशाली होगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दृश्य अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि वहाँ की हर चीज चुन चुन कर लाई गई है। वहाँ का हर हिस्सा, हर कोना बेहद करीने से सजाया और संवारा गया है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहाँ 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद बरसों से अपने आराध्य राम लला के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालु उनके दिव्य दर्शन कर पाएंगे। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस बीच कोटपुतली के लक्ष्मीनगर का रहने वाला 10 साल का छात्र हिमांशु आकर्षण का विषय बन गया। हिमांशु सैनी स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस सफर में उनके साथ उनके पिता और बड़े भाई भी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर कोई अपने तरीके से पहुंचने वाला है, लेकिन हिमांशु ने स्केटिंग के जरिए अयोध्या पहुंचने का मन बनाया है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले हिमांशु के जज्बे की हर जगह तारीफ हो रही है। एक दिन YouTube पे वीडियो देख रहा था, तब उसमें सभी लोग पैदल जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं स्केटिंग से जाता हूँ अयोध्या। तो इसमें और कौन कौन सा आपके साथ जा रहे हैं? और मेरे पापा जी साथ जा रहे हैं और मेरे भैया साथ जा रहे हैं। बात करें बेटा, इतनी भयंकर सर्दी है, सर्दी होने के बावजूद भी आपने इतना हौसला
जो आपने मजबूत किया है, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मैंने श्री राम जी की कृपा है सर। और इसी के साथ फिलहाल बाबी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।